नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में 1000 करोड़ रुपए की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। देश में 4G संचार सेवा से वंचित गांवों की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। केंद्र ने मंकी पॉक्स के टीके और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। मणिपुर में LTT उग्रवादी संगठन के सरगना सहित 12 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर में 75 आधार अंक की बढ़ोतरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल आज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू होंगे। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में साबरकांठा में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनसे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी साबर डेयरी में दुग्ध पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पर 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में दुग्ध पैकेजिंग संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन है। इस परियोजना में कुल 125 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। श्री मोदी साबर पनीर और विशेष छाछ संयंत्र परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस संयंत्र में कई तरह के पनीर का उत्पादन किया जाएगा। साबर डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ के अंतर्गत काम करती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भारतीय बाजारों में चीज की मांग में 15% की वृद्धि को देखते हुए साबर डेयरी में शुरू होने वाला चीज प्लांट राज्य में पशुपालकों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ GCMMF के MD RS सोढ़ी ने कहा कि इस प्लांट से साबरकांठा क्षेत्र के दूध उत्पादक किसानों की वार्षिक आय में 700 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि गुजरात में ये तीसरा चीज प्लांट होगा जो 2024 तक चालू हो जाएगा। 60,000 करोड़ के वार्षिक व्यापार के साथ दूध उद्योग राज्य में अग्रणी सहकारी उद्योगों में से एक है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति दी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और BSNL के विलय को भी स्वीकृति दे दी गई है। नई दिल्ली में कल कैबिनेट की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत संचार निगम लिमिटेड को जीवंत दूरसंचार कंपनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से कंपनी की सेवाओं को और बढ़ाया जा सकेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है BSNL की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है BSNL की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है BSNL के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। श्री वैष्णव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में BSNL की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं के लिए एक परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इस परियोजना के अंतर्गत सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें पुनर्वास, नई बस्तियों और वर्तमान ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अतिरिक्त केवल 2G और 3G संचार वाले 6,200 से अधिक गांवों में 4G संचार सुविधा लाई जाएगी। सरकार ने बाजरा और अन्य पोषक अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में बाजरा उत्पादन को बढ़ाने, उपभोग, निर्यात और ब्रांडिंग के लिए एक नीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने बाजरे के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े धनशोधन मामले में कल 3 घंटे से अधिक पूछताछ की। श्रीमती गांधी कल 3 दौर की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई। निदेशालय कांग्रेस समर्थित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इसके पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना अधिकार है। कांग्रेस सांसदों ने श्रीमती गांधी से पूछताछ के विरोध में कल संसद भवन से विजय चौक तक विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सत्याग्रह नहीं है, बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाया है और कहा है कि यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वे क्यों डर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार किया है तो जांच एजेंसियों का सामना भी करें और अगर नहीं किया तो फिर डर क्यों है। आखिरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा। ये कांग्रेस का डर साफ दिखाता है कि जो घोटाले परिवार और पार्टी ने किए हैं उससे बचाने के लिए जनता की आंखों में और एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने का और दबाव बनाने का काम हो रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जांच एजेंसियों पर विश्वास करें आप लोग, और जैसा पहले भी बाकी राजनीतिक दलों के लोगों पर भी जांच एजेंसियों ने कभी कार्रवाई की होगी तो कोई इस तरह का बवाल देश में नहीं करता था। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करने, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने के निदेशालय की शक्तियों को सही बताया है। न्यायालय ने कहा है कि धनशोधन मामले में आरोपी को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा न करना प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और C.T. रवि कुमार की पीठ ने धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत जमानत की दोहरी शर्तों को भी सही बताया। न्यायालय ने कहा है कि कड़े PMLA कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी, जमानत देने और संपत्ति जब्त करने की शक्तियां आपराधिक प्रक्रिया संहिता के दायरे से बाहर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दक्षिणी कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे आवास से 20 करोड़ रुपए और बरामद किए हैं। अर्पिता मुखर्जी के आवास से अभी तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की जा चुकी है। इस धनराशि की बरामदगी राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में हुई है। अर्पिता मुखर्जी के आवास पर नोट गिनने की मशीनें भी लाई गई हैं। घोटाले से जुड़े आरोपियों के विभिन्न परिसरों से नकद धनराशि, विदेशी मुद्रा और सोने के अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों के ब्यौरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। केंद्र ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मंकी पॉक्स से निपटने के लिए वैक्सीन और जांच किट विकसित करने के वास्ते फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
अभिरुचि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है 10 अगस्त। इससे पहले कई फार्मा कंपनियों ने मंकी पॉक्स के विरुद्ध संभावित वैक्सीन को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श शुरू किया। देश में अब तक 4 लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हो चुकी है। 1 संक्रमित दिल्ली का है, जबकि 3 केरल से। आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब से मंकी पॉक्स के ये केसेस आने शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ भारत के देशों में कुछ हफ्तों से, भारत सरकार ने पूरी तैयारी, पूरा रिव्यू करा है और इसके साथ साथ जो भी विज्ञान के द्वारा हमें समझ आ रही है इस बीमारी के बारे में, सारी दुनिया इस बीमारी को भी अपने तरीके से समझ रही है और खासकर अभी क्यों इतने केस आ गए हैं उसको भी समझ रही है। और पहले से ही गाइडलाइन इश्यू कर दी गई। ICMR की 15 लेबोरेटरीज जो है वो फंक्शनल है, उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। वो लेबोरेटरीज देश के 7 हिस्सों में है और ये की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in में लॉगिन करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में 1000 करोड़ रुपए की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। देश में 4G संचार सेवाओं से वंचित गांवों की परियोजना को भी स्वीकृति दी है। केंद्र ने मंकी पॉक्स के टीके और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मणिपुर में LTT उग्रवादी संगठन के सरगना समेत 12 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर में 75 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रमंडल खेल आज से ब्रिटेन के बर्मिंघम में शुरू होंगे। क्रिकेट में भारत ने तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हरा दिया है और श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मणिपुर में उग्रवादी गुट लिबरेशन टाइगर्स और ट्राइबल LTT के सरगना सहित 12 उग्रवादियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समक्ष कल इम्फाल में समर्पण कर अपने हथियार सौंपे। मुख्यमंत्री ने इन उग्रवादियों की अपनी इच्छा से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि LTT के सदस्यों का मुख्य धारा में शामिल होना दर्शाता है कि इनका भारत के संविधान और मौजूदा सरकार में भरोसा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर रहेंगे। वो वहां शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में 15 और 16 सितंबर को समरकंद में होने वाली शासनाध्यक्षों की बैठक की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में दूसरी बार 75 आधार अंक की वृद्धि कर दी है। फेडरल रिजर्व ने इस साल ब्याज दरों में 4 बार बढ़ोतरी की। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बताया कि बैंक की अगली बैठक में ब्याज दरों में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का शुभारंभ किया था। शतरंज ओलंपियाड और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस अवसर पर राजभवन और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फीडे 7 अगस्त को चेन्नई में अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स LR श्रीहरि, GV हर्षवर्धन, स्थानीय अधिकारियों और हजारों शतरंज प्रेमियों ने ओलंपियाड रिले का महाबलीपुरम मंदिर में स्वागत किया। मशाल आज उद्घाटन के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचेगी। फीडे ने 2022 को शतरंज में महिलाओं का वर्ष घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की मौजूदगी में होगा। इंग्लैंड पिछले 20 वर्षों में तीसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक स्वर्ण पदक मिलेंगे। इन खेलों में महिलाओं को 136 स्वर्ण जबकि पुरुषों को 134 स्वर्ण पदक मिलेंगे। मिक्स्ड इवेंट्स में कुल 10 स्वर्ण पदक दांव पर लगे होंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का आकर्षण महिला क्रिकेट भी होगा, जिसे पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। भारत के नजरिए से देखें तो भारोत्तोलन, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती और टेबल टेनिस ऐसी स्पर्धाएं हैं जिनमें टीम इंडिया ज्यादा पदक जीत सकती है। उम्मीद है कि इन खेलों में कई नए कीर्तिमान बनेंगे और कई नए स्पोर्ट्स स्टार भी अपनी चमक दुनिया भर में बिखेरने में सफल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हरा दिया है 119 रन से और श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में 257 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 26वें ओवर में 137 रन पर आउट हो गई और शुभमन गिल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। कर्नाटका में बसवराज बोम्मई सरकार ने आज अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने आधी रात को मीडिया को जानकारी देते हुए घोषणा की कि दक्षिण कन्नड़ में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हत्या को देखते हुए कर्नाटका में उनकी सरकार के 1 वर्ष और भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।
विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महीने की 25 से 30 तारीख तक देश भर में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का आयोजन कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों और राज्यों के विद्युत वितरण निगमों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 28 जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया था। वर्ष 1920 में देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वर्ष छात्रों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा या उनके समर्थन से चलाए जा रहे स्कूल छोड़ दिए। ब्रिटिश कार्यालयों में नौकरी करने वाले लोगों ने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। जनता ने असहयोग को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सामान को जलाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के कारखानों में बने सामान की तुलना में लोगों ने स्थानीय कारीगरों के बने सामान को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। 28 जुलाई 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असहयोग आंदोलन के संबंध में एक बैठक बुलाई। कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक हिस्से के रूप में नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने का फैसला किया। प्रिंस ऑफ वेल्स को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका के लिए धन्यवाद देने के वास्ते भारत का दौरा करना था। नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार करने के फैसले का मतलब था कि भारत अंततः ब्रिटेन के शाही परिवार के समक्ष उसकी अवज्ञा का प्रदर्शन कर सकता है। बहिष्कार की तैयारी शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलनकारियों के साथ जेल भरने की मांग की। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका स्वागत सुनसान सड़कों और बड़े पैमाने पर देशव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। देश भर में राजनीतिक बैठकें भीड़ की हिंसा से प्रभावित हुई। मुंबई में स्थिति बिगड़ गई और वहां पुलिस की दमनपूर्ण कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। नवंबर 1921 में असहयोग आंदोलन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी गांव में हुआ था। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ठाकुर झारखंड के संथाल परगना की राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने तक भूमिगत रहे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और कोलकाता सेंट्रल जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात रामेश्वर ठाकुर राजनीति में आए और उन्होंने झारखंड में संथाल परगना में सामाजिक सुधारों और ग्रामीण पुनर्निर्माण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। रामेश्वर ठाकुर ने 1965 में हरिदेवी मेमोरियल फंड की स्थापना में मदद की। 1976 में उन्होंने गोड्डा में हरिदेवी ग्रामीण रेफरल अस्पताल और 2002 में अपने पैतृक गांव ठाकुर गंगटी में कैंसर, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए अस्पताल स्थापित करने में मदद की। रामेश्वर ठाकुर ने 1998 से 2001 तक और फिर नवंबर 2004 के बाद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2007 में कर्नाटक के 15वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
24 जून 2009 को शेष कार्यकाल के लिए उन्हें मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया। रामेश्वर ठाकुर 15 जनवरी 2015 को मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय को नमन। आज हम मध्य प्रदेश के नन्हे खां को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता के पहले संग्राम के दौरान अपने इलाके के विद्रोहियों के साथ कई अवसरों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। नन्हे खां को अंग्रेजों ने एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया और 28 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वीर शहीद को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब मौसम पूर्वानुमान। राजधानी दिल्ली और मुंबई में छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश होने की संभावना बन रही है। कोलकाता और चेन्नई में गरज के साथ पड़ सकती हैं बौछारें और इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम रह सकता है 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। श्रीनगर, जम्मू, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में बादल छाए ही रहेंगे और इन स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें या फिर धूल भरी आंधी की भी संभावना बन रही है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी बादल छाए रहेंगे, साथ में बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। मुनीश, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ विमलेंदु जी, आज के समाचार पत्रों को देखें तो धन शोधन अधिनियम के प्रावधानों को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सभी अखबारों ने खासी अहमियत दी है और जनसत्ता की तो सुर्खी है प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की और जब्ती का हक। 17 साल पहले इस कानून के तहत 5400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन अब तक सिर्फ 23 लोगों को दोषी ठहराया गया। पंजाब केसरी कहता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा साधारण नहीं है ये अपराध। सांसद कार्ति चिदम्बरम ने दी थी एजेंसी के बड़े प्रावधानों को चुनौती, लेकिन शीर्ष अदालत ने धारा 19 की वैधता बनाए रखी। स्पाइस जेट के विमानों में हाल की तकनीकी खामियों पर जनसत्ता की सुर्खी है। स्पाइस जेट को सिर्फ 50% उड़ानों की मंजूरी। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने जारी कर दिया है आदेश और 8 हफ्तों के दौरान नियामक एयरलाइंस पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। हिंदुस्तान कहता है जल्द शुरू होगी आवाज पर आधारित वॉइस कमांड भुगतान सेवा और मोबाइल के जरिए अब बोलकर लेन देन करने का विकल्प मिल जाएगा। क्लिक करने या ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। करदाताओं को हिंदुस्तान का सुझाव है आखिरी दिन का ना करें इंतजार, बैंक रहेंगे बंद, देर हुई तो आयकर रिटर्न भरने में देना पड़ जाएगा मोटा जुर्माना। और दैनिक भास्कर की खबर है अमेरिका में प्रवासियों के 319 यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स में से सर्वाधिक 66 हैं भारतीयों के। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी NFAP की रिपोर्ट के अनुसार 20% भारतवंशी स्टार्टअप हैं। और राजस्थान पत्रिका सुहाना सफर शीर्षक से लिखता है नई वंदे भारत और तेज दौड़ेगी, ट्रायल अगले महीने, सुरक्षा और सुविधाएं पहले से बेहतर, हर महीने 10 रैक हो जाएंगे तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में 1000 करोड़ रुपए की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। देश में 4G संचार सेवा से वंचित गांवों की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। केंद्र ने मंकी पॉक्स के टीके और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। मणिपुर में LTT उग्रवादी संगठन के सरगना सहित 12 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आज उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर में 75 आधार अंक की बढ़ोतरी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।